हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में राजस्थान के मरुस्थलों के बारे में जान रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम मरुस्थल में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है मरुस्थल की, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अभी इस वीडियो में हम उसकी जो कुछ थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली रह गई है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम अपनी उस वीडियो में कहाँ पर थे? तो हम थे उर्मिकाओं पर। उर्मिका किसे कहते हैं? जो हमारा पर्वत या कोई बालू का स्तूप होता है उसके ऊपर जो लहरदार पट्टी बनी होती है उसे क्या कहते हैं? हम उर्मिकाएं। ठीक है, इसके बाद हम रोही की बात करते हैं। तो रोही किसे कहते हैं? तो रोही कहते हैं जो अरावली के पश्चिमी भाग में, मतलब मरुस्थली भाग में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। तो 4 भाग कौन कौन से थे? मरुस्थल, और हमारा था अरावली, मैदान और पठार। तो अरावली के पश्चिम भाग में क्या था? अरावली के पश्चिम भाग में था हमारा मरुस्थल। तो मरुस्थल में जो हरी भरी पट्टी दिखाई देती है, ठीक है, जो पेड़ पौधों से, फसलों से जो हरी भरी पट्टी दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? रोही। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या था? मरुस्थल। इसमें हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जान रहे थे। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम रोही के बारे में जानेंगे। ठीक है, रोही किसे कहते हैं? तो रोही कहेंगे अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में हरी भरी पट्टी को ठीक है, अरावली के पश्चिमी भाग में हरी भरी पट्टी को क्या कहेंगे? रोही। ठीक है ना? तो ये हो गई हमारी रोही। इसके आगे पटाड़ू का कुआ। तो ये बटाड़ू का कुआ कहाँ पर है? ये बटाड़ू का कुआ भी हमारे मरुस्थली भाग में है। और मरुस्थली भाग में किस क्षेत्र में है? तो यह है हमारा बाड़मेर में। ठीक है, बटाड़ू का कुआ कहाँ पर है? बाड़मेर में। इसे राजस्थान का जल महल भी कहते हैं। ठीक है, इसे राजस्थान का जल महल भी कहते हैं। तो बटाड़ू के कुआ को क्या कहते हैं? राजस्थान का जल महल। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने। ठीक है, बटाड़ू के कुआ का निर्माण किसने करवाया? गुलाब सिंह ने। इसके बाद इसके कौन सा होगा हमारा? गिरिपद। ठीक है, इसके बाद गिरिपद। तो गिरिपद किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसके जो हम गिरिपद है, इस शब्द का ही टुकड़ा करके हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, गिरि मतलब क्या होता है? पर्वत। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत। और पद का मतलब पैर होते हैं। ठीक है, तो मतलब पर्वत से पैरों की ओर। ठीक है, पर्वत से पैरों की ओर। तो देखिए, अगर हम पर्वत के ऊपरी भाग से उसके नीचे भाग की ओर आएंगे, मतलब उसके पैरों की ओर आएंगे, तो जो हमारी ढलानदार मैदान है उसे क्या कहेंगे हम? गिरिपद। ठीक है, पर्वत के चारों ओर ढलानदार मैदान को, ठीक है, ढलानदार
मैदान को क्या कहेंगे? गिरिपद। ठीक है, पर्वत के चारों ओर ढलानदार मैदान को क्या कहेंगे हम? गिरिपद। ठीक है, और देख यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, हम अरावली जो हमारा मरुस्थल है उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं बजादा। ठीक है, इसके बाद हम बजादा की बात कर लेते हैं। तो बजादा किसे कहते हैं? जो हमारा गिरिपद है। ठीक है, गिरिपद किसे बोल रहे थे? जो हमारा पर्वत है उसके पर्वत के चारों ओर ढलानदार मैदान को गिरिपद बोल रहे थे। ठीक है, और बजादा किसे बोलेंगे? जो गिरिपद है। ठीक है, गिरिपद के चारों ओर की भूमि को क्या बोलेंगे? बजादा। ठीक है, गिरिपद के दक्षिणी भाग को, ठीक है, दक्षिणी भाग को बजादा किसे बोलेंगे? गिरिपद के दक्षिणी भाग को। ठीक है, तो देखिए बजादा किसे कहेंगे? गिरिपद के दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे हम? बजादा। ठीक है, इसे जलोढ़ पंख भी कहते हैं। इसे जलोढ़ पंख भी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ पंख भी कहते हैं। ठीक है ना, बजादा को क्या कहेंगे? जलोढ़ पंख। ठीक है, बजादा हो गया। ठीक है, गिरिपद। इसके बाद आते हैं बोलसन। ठीक है, बोलसन। तो देखिए, जो हमारा रेगिस्तानी भाग है या मरुस्थली भाग है उसमें जो चट्टानें पाई जाती है या पहाड़ पाए जाते हैं उसके मध्य में, ठीक है, उस पहाड़ों के मध्य में जो वर्षाकालीन जल इकट्ठा हो जाता है उस झील को क्या कहेंगे हम? बोलसन। ठीक है, रेगिस्तानी भाग में पहाड़ों या चट्टानों के मध्य वर्षाकालीन झील। ठीक है, बोलसन किसे कहेंगे? तो रेगिस्तानी भाग में पहाड़ों या चट्टानों के मध्य में जो वर्षाकालीन, जो वर्षा के समय, ठीक है, बरसात के समय जो हमारा जो वर्षा का जल है वो इकट्ठा हो जाता है तो उससे क्या बन जाती है? एक झील का निर्माण हो जाता है। तो उसी झील को क्या कहेंगे हम? बोलसन। ठीक है, इसके बाद आते हैं रन। ठीक है, रन, खड़ीन, तल्ली, टाट, सर, प्लाया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भी एक झील के ही प्रकार है। ठीक है, परंतु ये है तो झील, ठीक है, ये भी वर्षाकालीन झील ही है, परंतु ये कैसी है? अस्थायी। मतलब इनका पानी सिर्फ एक जगह नहीं इकट्ठा होता है, यह है लगातार बहते रहता है। ठीक है, रेगिस्तानी भाग में वर्षाकालीन अस्थायी झील। ठीक है, अस्थायी झील, अस्थायी
खड़ीन, तल्ली, प्लाया, टाट और सर, इन सभी को, ये सब एक झील के प्रकार है, परंतु ये कैसी झील है? अस्थायी। ठीक है ना। इसमें से पहले हम रन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रन। तो रन मैंने आपको बताया ये सब किसके प्रकार है? ये एक झील के। ठीक है, तो रन झील कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है? तो रन झील पाई जाती है हमारे जैसलमेर में। यह है सर्वाधिक जैसलमेर में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हमारी कौन कौन से रन पाए जाते हैं? तो देखिए, पोखरण। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। ठीक है, बापरन। बापरन कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में। ठीक है, थोपरन। थोपरन कहाँ पाया जाता है हमारा? थोपरन कहाँ है? फलौदी में। ठीक है, इसी प्रकार सर्वाधिक रन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा रन कहाँ पर पाई जाती है? रन झील कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है हमारे जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। इसके बाद हम खड़ीन की बात कर लेते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे खड़ीन की। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम अब खड़ीन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो खड़ीन, तो खड़ीन किसे कहेंगे? देखिए, सर्वाधिक, सबसे पहले सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है हमारी जैसलमेर में। ठीक है, देखिए सर्वाधिक पाई जाती है जैसलमेर में। मैंने आपको बताया था कि खड़ीन भी झील का ही प्रकार है। ठीक है, वो भी कैसी झील? अस्थायी। तो देखिए, यह झील अस्थायी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी खड़ीन है, इसका पानी जब सूख जाता है तो यहाँ पर एक कृषि की जाती है। तो उसी कृषि को क्या कहेंगे? खड़ीन कृषि। ठीक है, तो देखिए, खड़ीन, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खड़ीन कृषि भी की जाती है। ठीक है, तो खड़ीन झील में खड़ीन कृषि की जाती है। ठीक है, कृषि कैसे करेंगे? तो जब खड़ीन का पानी या जल जब पूरी तरह तो नहीं, इसमें नमी के साथ सूख जाता है, बिल्कुल सूखकर इसमें थोड़ी बहुत नमी रह जाती है, तब इसमें कृषि की जाती है। तो उस कृषि को क्या बोलेंगे हम? खड़ीन कृषि। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी खड़ीन होती है उसके दो या तीन ओर हम क्या लगा देंगे? हम पत्थरों की बाउंड्री। ठीक है, जिससे कि पूरा जल बाहर ना जा सके, उसमें कृषि आराम से की जा सके। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता देती हूँ। जैसे ये हो जाएगा हमारा पर्वत। ठीक है, पहाड़, पर्वत, कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो देखिए, इधर से अगर पानी बहकर आएगा, यहाँ पर हो रही है बरसात। ठीक है, बरसात के साथ यहाँ से पानी बहकर आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका जल आ रहा है, तो इस जल को रोकने के लिए 2 से 3 और यहाँ पर जो बाउंड्री बना दी जाती है, और फिर यहाँ पर क्या की जाती है? यहाँ पर हमारी की जाती है कृषि। ठीक है, यहाँ पर कृषि की जाती है, उसी को क्या कहेंगे? खड़ीन कृषि। तो देखिए, खड़ीन के 2 से 3 ओर, ठीक है, 2 से 3 ओर पत्थरों की दीवार बना दी जाती है। ठीक है, दीवार
बनाई जाती है, 2 से 3 और पत्थरों की दीवार बनाई जाती है, ठीक है। तब वहां पर क्या की जाती है, कृषि, ठीक है ना। इसके बाद मरहो, ठीक है। तो मरहो किसे कहेंगे, तो देखिए मरहो कहेंगे खड़ीन, पोखर या नाड़ी, ठीक है। खड़ीन, पोखर या नाड़ी, इनका जब पानी सूख जाता है, ठीक है, जब इनका पानी सूख जाता है तो उसमें जो उपजाऊ मिट्टी बनती है, बचती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कौन सी कृषि की, खड़ीन कृषि, किस मिट्टी में की, उपजाऊ मिट्टी में। जब यहाँ का पानी सूख गया, पूरी तरह नहीं, थोड़ी बहुत नमी के साथ सूख गया, ठीक है, तो तब उसमें कृषि की गई थी। उसी प्रकार जब नाड़ी, पोखर या खड़ीन का पानी सूख जाता है, ठीक है, जब उसमें जो उपजाऊ मिट्टी बचती है उसको क्या बोलते हैं मरहो, ठीक है। रेगिस्तानी भाग में खड़ीन या नाड़ी या फिर बोलो पोखर, ठीक है, का पानी सूख जाता है, ठीक है, सूख जाता है, तो उसकी उपजाऊ मिट्टी को मरहो कहते हैं, ठीक है। मरहो किसे बोलेंगे, रेगिस्तानी भाग में या पश्चिमी राजस्थान में या फिर बोलो अरावली के पश्चिमी भाग में जो हमारी नाड़ी, पोखर या खड़ीन होती है, जब उनका पानी सूख जाता है तो उसके बाद जो उपजाऊ मिट्टी बचती है उसे ही मरहो कहा जाता है, ठीक है। इसे देखो रेगिस्तानी भाग कौन सा है हमारा, मरुस्थली भाग, ठीक है। आप सभी को पता है कि रेगिस्तानी भाग को ही मरुस्थली भाग बोलते हैं, उसी को ही पश्चिमी भाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पश्चिमी भाग है, ठीक है, सिर्फ उसी में इस उपजाऊ मिट्टी को क्या बोलते हैं, मरहो, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी, जब वो उपजाऊ मिट्टी बच जाती है खड़ीन या पोखर या नाड़ी की, तो उसको पश्चिमी भाग में ही क्या बोला जाता है, सिर्फ मरहो। परंतु अधिकांश जो बचा कुचा भाग है उसमें उसे पणो या पणी बोला जाता है, ठीक है। अधिकांश भाग में इसे क्या बोला जाता है, पणो या पणी, ठीक है। भाग में पणो या पणी कहा जाता है, ठीक है। चलो ये हो गई हमारे जो मरुस्थल है उसकी महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम इसके वर्गीकरण की ओर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम मरुस्थल के वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है ना, कि मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए मरुस्थल को हमारी जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मरुस्थल को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। वो कौन कौन से भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क भाग, ठीक है ना, शुष्क और अर्धशुष्क। और उसी प्रकार शुष्क और अर्धशुष्क को भी भागों में बांटा गया है। तो देखिए शुष्क भाग को किसके आधार पर बांटा गया है, संरचना के आधार पर, और अर्धशुष्क भाग को किसके आधार पर बांटा गया है, उच्चावच के आधार पर। तो देखिए इस डायग्राम के आधार पर इसे समझ लेते हैं पहले। तो देखिए मरुस्थल का वर्गीकरण, ठीक है। मरुस्थल का वर्गीकरण
मैंने आपको बताया था किसके आधार पर कर रहे हैं हम, जलवायु के आधार पर। तो देखिए पहला भाग कौन सा है हमारा, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। इसको हम शुष्क मरुस्थल को संरचना के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, संरचना के आधार पर, ठीक है। संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ठीक है, शुष्क मरुस्थल को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग, देखो एक तो बालू का स्तूप, ठीक है, बालू का स्तूप प्रदेश। ठीक है ना, एक तो हो जाएगा बालू का स्तूप प्रदेश और दूसरा हो जाएगा हमारा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा अर्धशुष्क के, अर्धशुष्क को किसके आधार पर बांटा गया है, तो देखिए उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर। ठीक है, उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, इसको बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है ना, देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला हो जाएगा हमारा घग्गर बेसिन। ठीक है, पहला भाग कौन सा है, घग्गर बेसिन। दूसरा कांतली बेसिन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा लूनी बेसिन। चौथा हो जाएगा नागौर की उच्च भूमि। ठीक है, नागौर की कौन सी भूमि, उच्च भूमि। ठीक है ना, देखिए मरुस्थल का वर्गीकरण हम किसके अनुसार कर रहे हैं, तो जलवायु के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर। ठीक है, जलवायु के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से हैं, बालू का स्तूप प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, इसी प्रकार अर्धशुष्क मरुस्थल को भी किसके आधार पर बांटा गया है, तो उच्चावच के आधार पर। उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से हैं, तो घग्गर, कांतली, लूनी और नागौर की उच्च भूमि। ठीक है, तो देखिए इस डायग्राम को आप पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम इसके जो इसके भाग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये था हमारे जो मरुस्थल है उसका वर्गीकरण। ठीक है ना, इसके बाद हम अब इसकी जो संपूर्ण जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मरुस्थल के जो हमने भाग किए हैं उनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मरुस्थल को जलवायु के अनुसार कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, पहला हो जाएगा शुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल, पहले इसकी बात करेंगे हम। ठीक है ना, शुष्क मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका विस्तार राजस्थान में कहां कहां पर है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले इसको जानते हैं कि इसका विस्तार पूरे भारत में कहाँ पर है। ठीक है, देखिए कच्छ का रण कहाँ पर है? हमारा गुजरात में। ठीक है, कच्छ का रण गुजरात से पाकिस्तान की सीमा के सारे। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा के सारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होता है? कच्छ का रण गुजरात से पाकिस्तान की सीमा के सारे और कहां तक? पश्चिमी राजस्थान तक। ठीक है, इसका विस्तार है। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कहां पर है इसका विस्तार? राजस्थान में इसका विस्तार कहां पर है? तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा हमारा जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। इसके बाद आ जाएगा हमारा बीकानेर हो गया। इसके बाद बाड़मेर। ठीक है, तो जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर में इसका पूर्ण रूप से विस्तार इसमें है। ठीक है, इन जिलों में जो जैसलमेर, फलौदी ये जिले हैं, इनमें सिर्फ शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे भाग भी है जिसमें थोड़े बहुत भाग में शुष्क मरुस्थल है और थोड़े बहुत में अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, तो देखिए कुछ भाग किसका शामिल है? तो देखिए कुछ भाग किसके हैं? तो देखिए अनूपगढ़, इसके बाद चूरू, नागौर, सांचौर और बालोतरा। ठीक है, अनूपगढ़, चूरू, नागौर, सांचौर और बालोतरा के कुछ भाग में। ठीक है, कुछ भाग में शुष्क मरुस्थल है और कुछ भाग में क्या है? अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, इस शुष्क मरुस्थल को और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए इसे शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है, शुष्क रेतीला मैदान और किस नाम से जानते हैं? महान मरुभूमि। ठीक है, मरुभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे शुष्क रेतीला मैदान और महान मरुभूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शुष्क मरुस्थल। ठीक है ना, अब देख लेते हैं शुष्क मरुस्थल का जो हमारा वर्षा का तापमान है, इसमें फसल कौन कौन सी पाई जाती है। ठीक है, खनिज, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए वर्षा का मान क्या है, कितना है यहाँ का वर्षा का मान? तो वर्षा कितने सेल्सियस तक होती है यहाँ पर? तो 0 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, वर्षा का तापमान कितना है? वर्षा का मान, तो देखिए वर्षा का मान 0 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ फसल कौन कौन सी पाई जाती है? तो फसल की बात करें, फसल होती है यहाँ पर बाजरा और मोठ। ठीक है, बाजरा और मोठ। जलवायु कैसी है यहाँ की? तो जलवायु कैसी पाई जाती है? शुष्क जलवायु। ठीक है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसे यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं।
देखिए जलवायु कैसी है, शुष्क। मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो मिट्टी की बात करें तो मिट्टी पाई जाती है रेतीली, बलुई मिट्टी, ठीक है, रेतीली बलुई मिट्टी। यहाँ पर खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं पेट्रोलियम, गैस और कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, गैस और कोयला, ये हो गए यहाँ की खनिज और मिट्टी, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। ये कौन सा मरुस्थल हो गया हमारा, शुष्क मरुस्थल, ठीक है। शुष्क और अर्धशुष्क को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा का मान कितना है, तो वर्षा रेखा का मान है हमारा 25 डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए शुष्क, ये नोट बना के लिख लीजिए, शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली रेखा का मान कितना है, 25 डिग्री सेंटीमीटर, ठीक है। जो 25 डिग्री सेंटीमीटर है, गैर रेगिस्तान को दो भागों में बांटती है, मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है, दो भागों में, शुष्क और अर्धशुष्क, ठीक है। ये हो गया हमारा शुष्क मरुस्थल, ठीक है ना। चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तो अभी तक के लिए धन्यवाद।